आसिफ शेख रशीद साहब ने पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में मिशन असम्बली 2024 की एक मुहिम शुरू की और वो पहले शहर का माहौल उन्होंने देखा। उसके बाद में चूँकि वो पहले कांग्रेस छोड़ चुके थे, कांग्रेस छोड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस से उन्होंने मालेगांव हलके की जो सीट है वो एनसीपी के लिए छोड़ी जाए, उन्होंने इसकी कोशिश की। इसके लिए उन्होंने शरद पवार साहब से मुलाकात भी की और उनको ऐसा कुछ समझ में आया कि ये सीट जो है इसके ऊपर पहले से ही कांग्रेस की दावेदारी है। इसके लिए उन्हें ऐसा लगा कि राष्ट्रवादी के लिए नहीं छोड़ी जा सकती, तो उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़ने का, उससे किनारा कशी करने का उन्होंने ऐलान किया। और मिशन असम्बली 2024 के तहत उन्होंने जो मुहिम शुरू की, पूरे शहर में अलग अलग मुकामात पर उन्होंने नौजवानों की, बुज़ुर्गों की, अलग अलग बिरादरी की मीटिंगें ली, उन लोगों से राय ली और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अपनी खुद की एक पार्टी बनाना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि कोई भी सियासी पार्टी राष्ट्र तौर के ऊपर मुसलमानों के लिए हमदर्दी की कोई बात नहीं करती, बल्कि उनको अक़लियत में शुमार करके और मुसलमानों के साथ दूसरी अक़लियतों को शामिल करके वो कोई बात और कोई मुद्दा रखती है। अगर राष्ट्र तौर के ऊपर, चूँकि मालेगांव सेंट्रल हल्का जो है ये तकरीबन 95% मुस्लिम आबादी के ऊपर मुश्तमिल है और बराह रास्त मुसलमानों की बात करो तो पार्टी पॉलिसी के हिसाब से उनको या तो अक़लियत बोलना पड़ता है या तो पार्टी हाईकमान की तरफ से उनको रोक दिया जाता है। तो उन्होंने अपनी एक नई पार्टी लॉन्च करने का फ़ैसला किया और उन्होंने इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र ISLAM इस तरीके से उन्होंने नई पार्टी लॉन्च की, जिसका हम लोगों ने अभी इंडियन सेकुलर पार्टी का शॉर्ट फॉर्म के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस पार्टी से आसिफ शेख रशीद साहब की उम्मीदवारी जो है, शहर भर में माहौल जो है अब तब्दीली का माहौल नज़र आ रहा है। तब्दीली का माहौल इसलिए नज़र आ रहा है कि 5 साल पहले से 2019 से लेकर आज तक के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे के तौर पर काम करते रहे। 2019 के इलेक्शन में मजलिस के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शहर की आवाम से ये वादा किया था कि आप मेरे बोलने के ऊपर वोट दें, मेरी तरफ देख कर वोट दें और मैं हर महीने 2 महीने पर मालेगांव में आकर MLA की कारकर्दगी का जायज़ा लूँगा और जो भी शहर के काम रहेंगे। और वो दिन है और आज का दिन है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मालेगांव नहीं आए और उनके नुमाइंदे जो थे, मजलिस के जो नुमाइंदे जिन्होंने 5 साल तक के काम किया है, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका तज़किरा किया जा सके, जिसका जिक्र किया जा सके। MLA साहब खुद ये बात कहा करते थे कि रोड गटर का जो काम है ये कारपोरेशन का काम है, कारपोरेटरों का काम है, ये MLA का काम नहीं है। लेकिन आज जलसों के अंदर, मीटिंगों के अंदर वो जब अपनी कारकर्दगी की बात करते हैं तो वो यही रोड और गटर की ही बात करते हैं, उन्होंने तामीरी कोई काम नहीं किया। आसिफ शेख रशीद के साथ इन्हें मज़बूत पहलू ये है कि 10 साल तक के उनके वालिद शेख रशीद साहब ने इस शहर की नुमाइंदगी की और 5 साल तक के 2014 से लेकर 2019 तक के खुद आसिफ शेख रशीद साहब ने भी असम्बली में नुमाइंदगी की। शेख रशीद साहब ने जब नुमाइंदगी की 1999 में जब वो इलेक्शन लड़े निहाल अहमद के सामने, तो कोई ये नहीं कह सकता था कि शेख रशीद साहब जीत पाएंगे। लेकिन उस वक्त भी तब्दीली की लहर थी और मालेगांव के हर तबके, हर समाज के साथ मालेगांव शहर के पावरलूम मज़दूरों ने भी, पावरलूम बुनकरों ने भी, साइजिंग मालकान ने भी, दीगर धंधा कारोबार करने वालों ने भी शेख रशीद का साथ दिया
और वो चुनकर आए। चुनकर आने के बाद उन्होंने मालेगांव शहर की जो ऐन ज़रूरत थी, मालेगांव शहर हमारा मस्जिदों मीनारों का शहर कहलाता है, मदारिस का शहर कहलाता है, दीनी दरसगाहें हैं, तालीमी दरसगाहें हैं, और उन्होंने उसके लिए काम किया। जिस वक्त शेख रशीद साहब एमएलए थे तो उनका जो हमने पहला यानी 2004 में जो पहला इलेक्शन उनकी नुमाइंदगी के बाद आया, तो हमने उनका किताबचा शाये किया था, जिसमें उन्होंने मालेगांव शहर के लिए 2 सीनियर कॉलेज, 3 हाई स्कूल और अलग अलग इदारों की तकरीबन 8 प्राइमरी स्कूलों की उन्होंने मंजूरी लाई थी और वो मालेगांव में उन्होंने शुरू की थी। पावरलूम सेक्टर के अंदर उन्होंने MIDC के अंदर D+ जोन मंजूर करवाया। उन्होंने टेक्सटाइल पार्क MIDC के अंदर मंजूर कराया और सस्ते दामों में इन्हें 35 रुपया स्क्वायर मीटर के हिसाब से उन्होंने मालेगांव शहर के बुनकरों के लिए MIDC के अंदर ज़मीन गवर्नमेंट से दिलवाई। और आज भी बहुत सारे बुनकर वहाँ पर हैं, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे बुनकरों ने तो गोडाउन बनाकर किराए से दे दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर आज कारोबार कर रहे हैं और कामयाबी से कारोबार कर रहे हैं। उसके अलावा जब इस नागपुर असेंबली इजलास में पूरे महाराष्ट्र के किसानों ने बिजली बिल माफ़ करने की तहरीक चलाई, तो उस वक्त शेख रशीद साहब ने कमाल होशियारी से महाराष्ट्र के 12 पावरलूम सेंटर्स के MLA से मुलाकात करके उनसे मिलकर शेख रशीद साहब ने किसानों का बिजली बिल माफ़ होना चाहिए, इसकी हिमायत के साथ में उन्होंने इचलकरंजी, भिवंडी, नागपुर, कामठी, येवला, धुलिया, मालेगांव ऐसे 12, मीरठ, सांगली ऐसे 12 पावरलूम सेंटर के MLAs को लेकर उन्होंने इसकी हिमायत की और साथ ही ये मुतालबा किया कि किसानों के साथ में बुनकरों का बिजली बिल भी माफ़ किया जाना चाहिए। और उस वक्त की महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विलासराव देशमुख की सरबराही में पूरे महाराष्ट्र के बुनकरों का 810 करोड़ रुपया बिजली का बिल माफ़ किया था, जिसमें मालेगांव, भिवंडी भी शामिल था। और ये 810 करोड़ में 2 से 250 करोड़ रुपया पावरलूम सेंटर के मिले, तो उसमें मालेगांव का हिस्सा 56 करोड़ रुपये का बिजली बिल का बकाया था, जो इन्हें माफ़ किया गया। और उसके बाद में फिर जब पावरलूम बुनकरों के ऊपर तकलीफ आई, तो शेख रशीद साहब ने नई संजीवनी स्कीम जारी की। यानी इस संजीवनी स्कीम में जिन बुनकरों के पावर बिल बकाए थे उनका 55% माफ़ हो के उनको फिर से जिनके मीटर जब्त हो गए तो उनका मीटर उनको दिलाया। इस तरीके से पावरलूम को नई संजीवनी मिली, नई ज़िंदगी मिली, और उस स्कीम का नाम ही संजीवनी स्कीम था। इसके अलावा शेख रशीद साहब ने बुनकरों के लिए बहुत सारे काम किए। 27 हार्स पावर का जो मसला था 2008 में, उस मसले को उन्होंने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई। और जो फ़र्क था कि 27 हार्स पावर से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को जो सब्सिडी बंद की जा रही थी, और उनकी सब्सिडी को उस वक्त उन्होंने बहाल करवाया और इस तरीके से उन्होंने काम किया। आसिफ शेख रशीद साहब जब 2 चुनकर आए, तो आसिफ शेख रशीद साहब ने तामीरी कामों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी। आज हम देख सकते हैं कि जूने आगरा रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर ब्रिज है, जो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती फ्लाईओवर ब्रिज के नाम से किया गया, यह आसिफ शेख रशीद साहब की मरहूम मिन्नत है और उन्होंने इस काम को पाए तकमील तक के पहुंचाया। इसके अलावा मालेगांव की जो ख्वातीन तफरी के लिए जिनका कोई मुकाम नहीं था, वो ईदगाह मैदान के ऊपर या केडी कार्नर के ऊपर या जाजूवाड़ी जाया करती थी, और वहाँ पर उनके साथ कुछ ओबाश नौजवान गलत हरकत भी करते थे, उनके साथ छेड़छाड़ भी होती थी। तो उन्होंने मालेगांव सेंट्रल से लगकर जो दरेगांव की पहाड़ी है, सायना और दरेगांव के बीच में, वहाँ पर उन्होंने हिल स्टेशन बनाया और वहाँ पर
वो हिल स्टेशन का उन्होंने काम किया। आसिफ शेख रशीद साहब ने उर्दू घर बनाया जो पूरे महाराष्ट्र का सबसे खूबसूरत उर्दू घर है, और आज उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अदबी महफ़िलों में। उर्दू के लिए जो लोग खिदमत करते हैं, किताब का इजरा हो या मुशायरा हो या कोई भी अदबी प्रोग्राम हो, वो आज उर्दू घर के अंदर किया जा रहा है। आसिफ शेख रशीद साहब ने उर्दू घर के सामने जो अब्दुल अजीज़ कल्लू स्टेडियम है, वहाँ पर उन्होंने मिनी क्रिकेट स्टेडियम बनाया जो उनका ही कारनामा है, और उन्होंने इस काम को पाए तकमील तक के पहुँचाया। इसके अलावा उनका सबसे बड़ा काम जो है तालीम के ऊपर उन्होंने जो काम किया, शहर के कई मुकामात के ऊपर स्टडी सेंटर बनाए, जिसमें एक बकरीदी हाजी मस्जिद के सामने जो फलाह उम्मत ट्रस्ट है वो स्टडी सेंटर जो है आज वहाँ पर कामयाबी से चल रहा है, और दीगर भी स्टडी सेंटर बहुत सारे हैं जो मुख्तलिफ़ इदारों को दिए गए हैं और वहाँ से वो तालीमी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने 8वीं 9वीं 10वीं और 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए जो है साल भर तक के इन्हें बच्चों को मुफ्त किताबें 12,000 तलबा व तालबात को हर साल आसिफ शेख रशीद साहब के MLA फंड से दरसी किताबें दी जाती थी। इसके अलावा जो बच्चे SSC में या HSC में टॉप चुनकर आते थे, ऐसे बच्चों को इन्हें लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह का तोहफा दिया गया। आसिफ शेख रशीद साहब के फंड से ही मालेगांव कारपोरेशन की तकरीबन तमाम प्राइमरी स्कूलों के अंदर कंप्यूटर इन्हें शुरू किया गया, और प्राइमरी स्कूलों में भी इन्हें नए ज़माने के तौर पर कंप्यूटर की तालीम जो है वो दी जाने लगी। आसिफ शेख रशीद के आखिरी वक्त में साइजिंगों के ऊपर NGT की तरफ से उन्हें नोटिस मिली, और साइजिंगों को बंद करने का परवाना जो है कारपोरेशन के और NGT की तरफ से दिया गया, और उस वक्त साइजिंग मालकान जो थे बहुत हलाकान हुए। हालांकि उस वक्त तक के नुमाइंदगी तब्दील हो चुकी थी, और नुमाइंदगी तब्दील होने के बाद में लोगों ने आज के MLA से रब्ता कायम किया, और उन्होंने तमाम साइजिंग मालकान से कुछ न कुछ रकम लेकर वो इकट्ठा किए कि इसके लिए केस लड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और लोगों ने देखा कि वो फंड जमा करके उन्होंने कश्मीर और दीगर इन्हें सयाहती मुकामात की उन्होंने सैर की, और उसके फ़ोटो उस वक्त शेयर हुए। बल्कि उस वक्त जो है तो आज जो उनके साथ में उनके छत्र छाया के तौर पर साथ में चल रहे हैं, और साइजिंग मालकान की यूनियन के सदर भी हैं जनाब यूसुफ इलियास साहब, उस वक्त उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि ये साइजिंग मालकान से पैसा लेकर ये सैर व तफरी के लिए निकल गए हैं, और उन्होंने हैरत का इज़हार किया था। और बाद में उन्होंने शेख आसिफ साहब के साथ में मिलकर उसके काम को पूरा किया। आसिफ शेख रशीद साहब MLA ना रहते हुए भी उन्होंने अपने जो बंदे हैं असलम अंसारी, शकील जानी बेग, उनको लगाकर कारपोरेशन से NOC दिलाने का काम उसको मुंबई हाई कोर्ट में और पूना की NGT कोर्ट के अंदर उन तमाम कागजात को जमा करने के बाद इन्हें इस तरीके से NGT जो है कोर्ट का दर्जा रखती है, तो इस तरीके से वहाँ से उन्होंने साइजिंग मालकान को राहत दिलाई, और आज हमारे शहर में साइजिंगें जो है जैसे जिस तरीके से पहले चलती थी आज वो भी चल रही है। और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, और आज भी आसिफ शेख रशीद का जो नारा है शहर की तामीर और तरक्की का है, शहर के बदलाव का है, और मजबूत सोच व फिक्र के साथ में आसिफ शेख रशीद साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आज शहर में तब्दीली का माहौल है। और यही सारी वजूहात हैं कि आज बुनकर तबका भी, मज़दूर तबका भी, धंधा कारोबार करने वाले भी जो है यके बाद दीगरे जो है आसिफ शेख रशीद के साथ जुट रहे हैं, और उनका काफ़िला बढ़ता जा रहा है। और आज अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने से कुछ दिनों पहले तक के इन्हें मालेगांव की जो शनाख्त है, मस्जिदों मीनारों की शनाख्त है, यहाँ पर जो है मस्जिदों के अंदर बिजली बिल का जो मसला है ये काफ़ी गंभीर मसला है, और अक्सर इन्हें मस्जिद में ऐलान किया जाता है कि इस महीने की बिजली बिल बकाया हो गई है, उसको भरना है, इसलिए चंदा बढ़ा कर दे। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने इस तरीके से निकाला
कि हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से जो मदरसा बोर्ड बना हुआ है उसमें उन्होंने कुछ कानूनी बारीकियां देखी और उसके अंदर कुछ तरमीम करने की बात की। उन्होंने वज़ीर मालियात से इस ताल्लुक़ से बातचीत की और उसमें कुछ तरमीम करके उन्होंने अव्वल 110 मसाजिद में सोलार सिस्टम के लिए नुमाइंदगी की, उसकी मंजूरी हासिल की, 5 करोड़ रुपया आया और आज मसाजिद में सोलार है। और अब दूसरी मसाजिद भी जो है वो देख कर जो है आसिफ शेख रशीद साहब से दूसरी मसाजिद के ट्रस्टियान भी जो है रुजू हो रहे हैं कि यार हमें इससे कम से कम जो है सोलार सिस्टम से जो बिजली तैयार होगी तो उस बिजली से मस्जिद के अखराजात यानी जो मस्जिद में जो बिजली बिल के जो अखराजात थे उससे तो यानी निजात मिलेगी ही, लेकिन जो अजाफी बिजली अगर सोलार से तैयार हुई तो वो कंपनी को जाएगी और कंपनी उसका रिपेमेंट करेगी। इस तरीके से मसाजिद को फ़ायदा देंगे। हालांकि आज के हमारे जो एमएलए हैं उन्होंने कहा था कि मैं एमएलए हूँ, मैं नुमाइंदा हूँ और महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई स्कीम नहीं है। उन्होंने आसिफ शेख रशीद साहब के ऊपर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि मसाजिद में सोलार सिस्टम लगाए जा रहे हैं और उसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। और एमएलए साहब ने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था वो झूठ साबित हुआ। और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हमारे एमएलए साहब जब मुंह खोलते हैं वो झूठ ही बोलते हैं। तो आज शहर जो है ये देख रहा है, आज अगर अच्छाई और बुराई के नाम पर इन्होंने इलेक्शन का नारा लगाया है कि ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई का है, तो मेरा एक सवाल है कि इस शहर ने सियासत की बुराई को ख़त्म करने के लिए मुफ्ती इस्माइल साहब को 17 साल पहले मौका दिया। अगर आज वो 2024 के इलेक्शन में 17 साल के बाद अच्छाई और बुराई की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल है कि इन 17 सालों में आपने कितनी बुराइयां ख़त्म की, जबकि देखने में ये आ रहा है कि ख़ुद मुफ्ती इस्माइल साहब असम्बली में कभी कुत्ता गोली के ऊपर, कभी गुंडागर्दी के ऊपर, कभी कटर मारकर पगार लेकर भाग जाने की बात करते हैं, कभी यानी लूट मार की बात करते हैं। तो ये तो सब बुराइयां हैं जो आप असम्बली के ऐवान असम्बली में आप गिनवा रहे हो। तो आपने 17 सालों में कौन सी बुराइयां ख़त्म की हैं? और जब 17 साल से आप बुराइयों को ख़त्म करने में नाकाम हैं तो आपको अच्छाई और बुराई के नाम पर इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है, बल्कि आपने इन 5 सालों में शहर की तामीर और तरक्की के लिए अगर कोई एक काम भी किया है तो दस्तावेज़ के साथ उसको आवाम के सामने लाएं ताकि आवाम उसको कबूल कर सके। झूठ तो ये इतना बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि सिविल हॉस्पिटल से मुत्तसिल जगह के ऊपर ख्वातीन और बच्चों का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, उसका 5 करोड़ का फंड आ चुका है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि 1.5 महीना पहले बच्चों और ख्वातीन का हॉस्पिटल जो है दादा भूसे के इलाके मालेगांव आउटर में उसका उद्घाटन किया गया। आज उन्होंने फिर एक ऐलान किया कि मैंने सिविल हॉस्पिटल में 100 बेड के लिए मैंने फ़ंड मंजूर कराया है। हम आपको तस्वीर बतला सकते हैं कि डिजिटल बोर्ड के ऊपर वो दादा भूसे साहब उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि ये अब नई इमारत के साथ में ये पहले 200 बेड का था, अब 300 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। जबकि हॉस्पिटल के नाम पर अगर बात की जाए तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक जारी इस्लाह हॉस्पिटल जो जारी था उसको बंद करके अब्दुल खालिक मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से उन्होंने वहाँ पर बोर्ड लगाया, लेकिन वो बोर्ड 2 से 3 महीना भी नहीं टिक सका और वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया। जबकि वहाँ की आवाम की ज़रूरत को महसूस करते हुए शेख रशीद साहब ने अलहाज हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल जो है ये सर्वे नंबर 94 के अंदर बनाया। अली अकबर और हॉस्पिटल और वाडिया हॉस्पिटल, अली अकबर हॉस्पिटल तकरीबन 50 बरस पुराना है, वाडिया हॉस्पिटल तकरीबन 100 बरस पुराना है। उनकी इमारतों को मुनहदिम करके वहाँ पर अब नए जदीद तर्ज और जदीद सहूलियात के साथ में नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। तो ये आसिफ शेख रशीद और शेख रशीद साहब के तामीरी कारनामे हैं जिनको देखकर शहर की आवाम मुतासिर हो रही है और उनके साथ बाकायदा जुट रही है। लोग उनके साथ आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 20 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में लोग काम की बुनियाद पर, मजबूत सोच फिक्र की बुनियाद पर
तब्दीली की बुनियाद पर आसिफ शेख रशीद को ही अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे और ये शहर हकीकी तरक्की की तरफ गामजन होगा।